everyone. Here we are talking about our B.Ed first year teaching subject, that is teaching of English. So today's our topic is explaining skill. You know, in previous lecture we have already done our two skills, that is skill of stimulation variation and skill of questioning. तो दो स्किल्स हो चुके हैं. Today's skill is about explaining skill. That what is explaining skill, component of explaining skill, and how we can make a micro lesson for the explaining skill. तो explaining skill, एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज की जो व्याख्या करनी. तो एक्सप्लेनिंग स्किल का मतलब यही है कि किसी भी टॉपिक को प्रॉपर उसके मीनिंग बताकर, उसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताकर, जो टॉपिक के आइडियाज हैं, जो उसके भाव विचार है, उसकी व्याख्या करके बच्चों को समझाना. तो वो एक्सप्लेनिंग स्किल होती है. एक्सप्लेनेशन मीन्स द ग्रुप ऑफ दोज मीनिंगफुल स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड टू द कंटेंट एंड अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक ऑर्डर. जो मीनिंगफुल स्टेटमेंट होती हैं, जो कंटेंट से रिलेटेड होती हैं और एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में दी गई होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को करवा रहे हैं कोई स्टोरी, थ्रस्टी क्रो के बारे में करा रहे हैं, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो बच्चों को हम समझाएंगे उसको एक्सप्लेन करके, तो दैट जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, रिलेटेड टू द कंटेंट होनी चाहिए और एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होनी चाहिए. या फिर हम यूं कहें कि वन बाय वन जो आइडियाज हैं वो एक लॉजिकल ऑर्डर में, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होने चाहिए. ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस it is duty of the teacher to present the subject matter in simple and interesting way. तो ये टीचर की ड्यूटी होती है कि वो एक जो सब्जेक्ट मैटर है उसको एक इंटरेस्टिंग वे में और एक सिंपल वे में स्टूडेंट्स के आगे प्रेजेंट करे, उसको एक एक्सप्लेन करके बताए. बिकॉज जो एक पैराग्राफ की बात करते हैं, जब फिर हम एक सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, जरूरी नहीं कि उसका जो हर शब्द है, जो हर एक जो सेंटेंस है वो समझ आए अपने आप. तो उसको समझाने के लिए उसकी जो व्याख्या है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो करनी जरूरी होती है, उसको सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करने के लिए. बिकॉज ऑफ हेट्रोजीनियसली इन क्लास, क्योंकि क्लास में जो सारे बच्चे सेम नहीं होते. Some are most intelligent students, some are average and some are weak students. तो हर एक स्टूडेंट की जो सिचुएशन है उसे ध्यान में रखने के लिए जो एक्सप्लेनिंग जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है. To present subject matter in simplified form before the people and making it acquirable, it terms as skill of explaining. तो हर एक बच्चे की, चाहे वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, चाहे एवरेज है, चाहे वो वीक स्टूडेंट है, तो हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए टीचर के द्वारा बच्चों को समझाने के लिए उसकी जो व्याख्या की जाती है, जो उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेनिंग स्किल कहते हैं. तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है क्या, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में क्या होता है, मीन्स की कैसे कैसे हम उसकी फायदे हैं वो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है. स्किल ऑफ जो एक्सप्लेनिंग है वो किसके लिए, हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल एक्टिविटीज. हम जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं उसको अचीव करने के लिए, रिलेटेड टू टीचिंग एक्टिविटीज, क्लासरूम इंटरेक्शन, एड्स टू टीचिंग, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. तो जो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है, एक्सप्लेनिंग स्किल के क्या फायदे हैं, इसलिए हम इसको यूज करते हैं. हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल गोल्स. क्या है, हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल गोल्स या फिर एम्स. गोल्स या फिर एम्स या फिर एक्टिविटीज. एक्टिविटीज कर लो यहाँ पे, एजुकेशनल एक्टिविटीज. तो एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए ये हेल्पफुल है. और किस चीज में हेल्पफुल है, रिलेटेड टू टीचिंग एक्टिविटीज. और क्या है ये,
related to teaching activities. जो एक्टिविटीज टीचिंग है, एक्टिविटीज टीचिंग की, उसके साथ ये रिलेटेड है। आगे है क्लासरूम इंटरेक्शन, और किसके लिए हेल्पफुल है ये? क्लासरूम इंटरेक्शन। क्योंकि जब तक क्लासरूम में इंटरेक्शन नहीं होगी तब तक क्या है, क्लासरूम में पढ़ाया नहीं जा सकता। विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन ही क्या होता है, क्लास में पढ़ाया जा सकता है। आगे हम इसको क्या कह सकते हैं? एड टू टीचिंग। एड टू, ये क्या है? टीचिंग है। आगे और क्या हो सकते हैं? हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। हेल्प्स in understanding the concept। जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझने में ये हेल्पफुल होती है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं उसको समझ आने में क्या होती है, ये हेल्प करती है। हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल एक्टिविटीज, related to teaching activities, classroom interaction, aids to teaching and help in understanding the concept। तो एक्सप्लेनेशन जो स्किल है वो इस काम आती है। आगे हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट की, कि जो एक्सप्लेनिंग स्किल है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनिंग स्किल। कंपोनेंट की बात करते हैं हम। What are the component of explaining skill? Component, कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो है एक्सप्लेनिंग स्किल के अंदर आते हैं। तो इसमें टू टाइप्स के जो कंपोनेंट्स वो आते हैं। फर्स्ट आता है डिजायरेबल, दूसरा आता है अनडिजायरेबल बिहेवियर की बात होगी यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसका फर्स्ट है वो क्या है, वो आता है इसमें डिजायरेबल बिहेवियर। और दूसरा कौन सा आता है? अनडिजायरेबल। दो तरीके के कंपोनेंट हैं जिसमें डिजायरेबल आता है और अनडिजायरेबल आता है। हम बात करते हैं अब डिजायरेबल बिहेवियर में। जो ये कंपोनेंट है डिजायरेबल बिहेवियर, इसमें क्या आता है? इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं? इसमें आता है यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स, यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स। दैट मीन्स क्या है? एक्सप्लेनिंग लिंक्स का मीनिंग है जब भी हम लिंकर्स का यूज करते हैं। लिंकर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे देयरफॉर हो गया, ड्यू टू हो गया, सो दैट, थस, फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीजें हैं ना जो, तो सो दैट इसमें क्या है कि हम किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो वहां पे कुछ जो लिंकर्स हैं वो यूज किए जाते हैं किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो लिंक्स हैं, एक्सप्लेनिंग लिंक है, तो उसका यूज करना सिखाता है। एक्सप्लेनिंग लिंक मीन्स क्रिएटिंग लिंक्स और ब्रिंगिंग द कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द कंटेंट, टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर। उसमें एक जो कंटिन्यूटी बनी रहती है लाइन्स में, जो सेंटेंस है बार बार सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, उसको कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम जो लिंकर्स हैं उनका यूज करते हैं। तो इसमें उस लिंकर्स के बारे में बताया जाता है। लिंकर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सो दैट, देयरफॉर, थस,
बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ठीक है। तो इस तरीके के जो लिंकर्स हैं वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं सेंटेंस को कंटिन्यूटी में रखने के लिए, सब्जेक्ट मैटर को कंटिन्यूटी में रखने के लिए, ताकि जो सेंटेंस है, जो ताकि मीनिंग है वो आराम से जो एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। आगे हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। किसके लिए? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के लिए। जो भी हमने टॉपिक पढ़ाना है, सबसे पहले क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन होती है। हम डायरेक्टली जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन आंसर जो आपका हम सेंट्रल आइडिया वो कुछ नहीं करते। स्टार्टिंग में क्या होता है, उसकी जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, उसकी एक जो इंट्रोडक्शन है वो करवाई जाती है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इज एन ओपनिंग स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन और अनाउंस द टॉपिक। ये क्या होती है, एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो इंट्रोड्यूस किया जाता है टॉपिक को, कि हम आज ये वाला टॉपिक करना चाहते हैं और इस टॉपिक है जो वो इस चीज से वो रिलेटेड है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है क्या क्या रहेगा। तो इसमें क्या है कि जो इंट्रोड्यूस स्पीच लगा लो आप, इंट्रोड्यूसमेंट की जो स्पीच है उसको हम इंट्रोडक्टरी बोल सकते हैं। तो आगे है यूज ऑफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, concluding statement, that means these statements are summarized of statements which give a consolidated picture of what has been explained earlier to the student। मतलब कि कंक्लूड का क्या मतलब होता है, कंक्लूजन, जो पहले क्या करवाया जा चुका है उसके बाद हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चनिंग स्किल थी वो करवाई थी, उसमें हमने क्वेश्चनिंग के बारे में पढ़ा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या उसके कंपोनेंट है। और अब हम कर रहे हैं एक्सप्लेनिंग स्किल, दैट इज क्या है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। कंक्लूडिंग में जो कुछ करवाया जा चुका है उसको एक कंक्लूजन के रूप में, उसको कंक्लूड के रूप में बता देना, और उसके बाद जो क्या है एक नए स्टेटमेंट की जो बिगिनिंग होती है वहां पे। आगे हम यूज ऑफ विजुअल टेक्निक्स, यूज ऑफ विजुअल टेक्निक्स, दैट मीन्स क्या है, टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं जिसमें हम चार्ट वगैरह लगा लो, ठीक है, जो भी चीजें बच्चों को दिखा सकते हैं, मॉडल्स हो गए, प्रोजेक्टर की हेल्प से, फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड की हेल्प से, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, यूज ऑफ विजुअल टेक्निक्स होते हैं, टीचिंग एड्स के रूप में काम करती हैं। द यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, पिक्चर्स, मॉडल, चार्ट्स एक्स्ट्रा हेल्प्स इन मेकिंग द एक्सप्लेनेशन क्लियर एंड इफेक्टिव। क्योंकि हम कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अगर हम हिस्ट्री के टॉपिक की बात करें, सॉरी उसकी ज्योग्राफी के टॉपिक की बात करें, तो ज्योग्राफी का जो बेसिकली अगर क्लियर करना हो तो हम ज्योग्राफी के मोस्ट ऑफ टॉपिक विद द हेल्प ऑफ मैप से यूज कर सकते हैं, ग्लोब के साथ है वो कर सकते हैं। साइंस के जो हैं हम डिफरेंट तरीके के जो चार्ट्स बने होते हैं, जो पिक्चर्स होती हैं उसके साथ जो क्लियर है वो कर सकते हैं, तो वो टीचिंग एड्स यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं टेक्निकल वर्ड डिफाइन, टेक्निकल वर्ड डिफाइन। जो टेक्निकल वर्ड होते हैं हम उसको अनफैमिलियर वर्ड भी कह सकते हैं, जो वर्ड हमें सुने नहीं होते। समटाइम्स पर्सन एक्सप्लेनिंग द पार्टिकुलर फेनोमेना यूज सम टेक्निकल और डिफिकल्ट वर्ड, जिसकी प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट हो सकती है, जिसका मीनिंग है डिफिकल्ट हो सकता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू डिफाइन सच वर्ड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। अगर एक स्टेटमेंट है, हमने एक सेंटेंस पढ़ा, उसमें 3 वर्ड्स हैं, वो डिफिकल्ट वर्ड है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को, उसके मीनिंग में भी प्रॉब्लम है, तो हमें पहले फर्स्ट सेंटेंस के जो मीनिंग है वो क्लियर करना है डिफिकल्ट वर्ड्स का, देन वी हैव टू गो नेक्स्ट सेंटेंस। हमें फिर जाना पड़ता है दूसरे सेंटेंस पे, पहले क्या करना पड़ता है, हमें वो जो मीनिंग है वो क्लियर करने पड़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट इंटरेस्टिंग किस चीज को कब लेते हैं, जब उस चीज को समझ आता है, वो इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्ट पैदा करना, जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी कोई चीज पढ़ाई जा रही है उसके लिए इंटरेस्ट पैदा करना। टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उसे हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक जाना चाहिए। फॉर द इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड एक्सप्लेनेशन ही शुड टेक एग्जांपल फ्रॉम डे टू डे लाइफ टू मेक एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग। टॉपिक को पढ़ाते वक्त जो एग्जांपल देने हैं वो हमारे जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं या डे टू डे लाइफ के जो एग्जांपल है वो वहां पे दिए जा सकते हैं, ताकि जो स्टूडेंट के लिए वो आपका लेक्चर इंटरेस्टिंग हो जाए, वो जो आपका कंटेंट है, वो जो आपका टॉपिक है, वो उसमें बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। आगे हम बात करते हैं कवरिंग एसेंशियल पॉइंट। कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स मतलब उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस चीज को जो कवर किया जाना बहुत जरूरी है। कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स, द एक्सप्लेनेशन गिव फॉर पार्टिकुलर कंसेप्ट और फेनोमेनन शुड बी as complete as possible. He should cover all the essential point, he should cover all the important point। जो भी explanation आप दे रहे हो तो उसमें जो टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर जो जरूरी जो पॉइंट्स है वो कवर होने चाहिए, वो बच्चों की समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट की जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको टेस्ट करने के लिए। टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। एक्सप्लेनेशन मतलब जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को भी क्या करती है, टेस्ट करती है। This component behavior involves asking the appropriate question from the students to test students' understanding about that particular topic that is taught by the teacher. Students have understand how many concepts, तो स्टूडेंट्स में मतलब कितना जो उनका कंसेप्ट है उनका समझ में आया है, एट वट एक्सटेंट दे अंडरस्टैंड द अबाउट द कंटेंट। तो उसमें कुछ क्वेश्चनिंग की जा सकती है एक्सप्लेनेशन करने के बाद, ताकि पता चले उनका जो कंसेप्ट है कितना समझ में आया। आगे हम बात करते हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर की। तो इसमें क्या होता है, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है इसमें होता है यूजिंग इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स, जो इररिलेवेंट होती हैं, जो उनके साथ रेलिवेंट नहीं होता, उस तरीके की स्टेटमेंट की बात करते हैं इसमें। यूजिंग वेंट स्टेटमेंट्स, जो इररिलेवेंट स्टेटमेंट होती है तो उसकी बात करते हैं हम इररिलेवेंट स्टेटमेंट की। इसमें हम उस चीज को देखते हैं जो इररिलेवेंट स्टेटमेंट दी गई होती है। दिस बिहेवियर इज नॉट रिलेटेड टू द कंसेप्ट being explained and which do not help in understanding the concept by students should be avoided. It is because such statement create confusion and distract the attention of the student। तो इसमें क्या होता है कि sometimes क्या हो जाता है कि समझो irrelevant जो स्टेटमेंट होती हैं वो वहां पे जो एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, उसका क्या नुकसान होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो उनको उस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है जो स्टूडेंट से थोड़ी सी वहां पे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। तो ये अनडिजायरेबल बिहेवियर में आ जाता है जब कभी वो इररिलेवेंट जो स्टेटमेंट होती है वो यूज की जाती है। आगे है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब एक कंटिन्यूटी में नहीं चलनी, तो वहां पे पॉज हो जाना। कंटिन्यूटी इज जनरली ब्रोकन ड्यू टू सम मिसिंग लिंक्स और सम इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। व्हेन द स्टेटमेंट्स आर इररिलेवेंट द क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। जब भी आती है इररिलेवेंट स्टेटमेंट तो वहां पे टेंशन है वो जो थोड़ी कम हो जाती है या फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आगे है लैक ऑफ फ्लुएंसी।
लैक ऑफ फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मीन्स है कि आप जो बोलने की स्पीड है आपकी, जो वे ऑफ स्पीकिंग है आपका, वो एक मीडियम होना चाहिए, ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए और ज्यादा ही स्लो नहीं होना चाहिए। इफ द टीचर स्पीक हाफ ऑफ द सेंटेंस एंड रिफॉर्मुलेट्स इन द मिड ऑफ द सेंटेंसेस इट डिस्टर्ब द फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्लेनेशन। जब एक ही सेंटेंस को हम आगा बोल के फिर दोबारा से उसको फॉर्मेट करते हैं तो वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है वहां पे फ्लुएंसी को, जो आपने की बोलने की गति है, जो आपके बोलने की स्पीड है, वो वहां पे डिस्टर्ब होती है। आगे हम बात करते हैं यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, यूज ऑफ inappropriate vocabulary। Sometimes the vocabulary is not appropriate for the topic for that subject matter। तो तब भी क्या होता है, the attention of the student distract from the दैट पार्टिकुलर जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे उसकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द वर्ड्स यूज्ड शुड शूट द एज, मेंटल लेवल एंड ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट। जो आप वर्ड्स बोल रहे हो, जो आपकी वोकैबुलरी है, वो सूटेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज, मेंटल लेवल एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये इसके कंपोनेंट्स की बात की थी कि दो टाइप के इसके जो कंपोनेंट होते हैं, टू टाइप, डिजायरेबल बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर। डिजायरेबल में क्या आते हैं, यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यूज ऑफ विजुअल टेक्निक्स, टेक्निकल वर्ड्स डिफाइंड, इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट, कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स, एंड लास्ट वन इज टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। और जो अनडिजायरेबल बिहेवियर उसमें क्या आता है, use of irrelevant statement, lack of continuity, lack of fluency, use of inappropriate vocabulary। तो ये इसके कंपोनेंट की बात है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो माइक्रो लेसन है वो कैसे बनाया जा सकता है। माइक्रो लेसन जैसे अपने दो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, जिसमें क्या है, हमने अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, अपनी स्किल मेंशन करनी है, रोल नंबर, क्लास और टाइमिंग। उसके बाद आपने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक का जो आप है वहां पे एक लेसन प्लान बनाओगे। तो हम बात करते हैं इसके लिए लेसन प्लान की। वही इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या आएगा, जो पीपल टीचर है उसका जो नाम आप बताओगे कौन सा कर रहा है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है। टॉपिक आप कौन सा चूज करते हो, और उसके बाद जो स्किल है वो कौन सी है। स्किल कौन सी चल रही है हमारी, एक्सप्लेनिंग स्किल चल रही है। एक्सप्लेनिंग स्किल की बात हो रही है, यहाँ पे रोल नंबर की बात हो रही है। रोल नंबर क्या है, जो भी पीपल टीचर का रोल नंबर है। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, टाइम वही 10 to 15 मिनट है। और जो है रोल नंबर, टाइम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेंशन करते हैं हम क्लास, कौन सी क्लास का जो टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल अब 7th क्लास का, 8th क्लास का, जितना। और इसमें हर एक लेसन में जिस भी बच्चे का मतलब जो करवा रहा है उसका नाम भी मेंशन होगा कि जो पीपल टीचर है वो कौन सा बच्चा है, ये लेसन प्लान है वो बना रहा है। अब इसका टॉपिक है वो यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो पहले हमने पंक्चुएशन का लिखा था लास्ट उसमें स्किल में, तो इसमें एडजेक्टिव का वही प्रोसीजर रहेगा। सीरीज नंबर, यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी, फिर उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर उसके बाद कंपोनेंट की बात होगी। यहाँ पे क्या होगा, उसकी डेफिनेशंस के बारे में बताया जाएगा, इसके टाइप्स के बारे में बताया जाएगा, स्टूडेंट का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो, उसके बाद उसका जो कौन सा जो कंपोनेंट है वो वहाँ पे यूज हो रहा है, वो यहाँ पे विजुअल जो टेक्निक्स हैं उसका यूज हो रहा है, या फिर वहाँ पे जो टीचर पीपल की अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चनिंग की जा रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता किया जा रहा है, या फिर यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक, जैसे सो दैट, एज,
ड्यू टू बिकॉज ऑफ, इस तरीके के जो वो लिंक्स हैं उसकी जो जानकारी दी जा रही है। तो इस तरीके से हम इसका जो माइक्रो लेसन है वो बना सकते हैं। फिर बारी आती है इसके ऑब्जर्वेशन शेड्यूल की, किसका जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है वो कैसे बनाया जा सकता है। इसमें जो कंपोनेंट है, डिजायरेबल कंपोनेंट्स की हमने बात की थी, दो कंपोनेंट्स की बात की थी ना हमने, डिजायरेबल बिहेवियर की बात की थी हमने, और उसके बाद हमने अनडिजायरेबल बिहेवियर की बात की थी। बिहेवियर और अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो इसी दोनों के कंपोनेंट के बारे में हम देखेंगे। दोनों के कंपोनेंट हम लिखेंगे कि जो है यूजिंग एप्रोप्रिएट जो बिगिनिंग स्टेटमेंट है, जो लिंकर्स की जानकारी है, जो लिंक्स की जानकारी है वो एप्रोप्रिएट है, जो कवरिंग एसेंशियल पॉइंट, एडजेक्टिव का जो भी मैटर है, जो भी बताना है, उसका मीनिंग बताना है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके विद एग्जांपल, वो हर एक पॉइंट को कवर करता है या नहीं करता। तो आगे ये तो हो जाएगा डिजायरेबल में। और अगर अनडिजायरेबल की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई जो इरेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो कितने पूछे गए हैं। अगर पूछे गए हैं मतलब कि नहीं पूछे गए, हम उसको देखेंगे। अगर कि बहुत ज्यादा पूछे गए उसकी बात करेंगे हम, इसकी लैकिंग ऑफ फ्लुएंसी की बात करेंगे हम, उसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे, लैक ऑफ कंटिन्यूटी की। तो ये सारी चीजें हम उसको आगे रेटिंग करेंगे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में जाकर, उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी जो टीचिंग है, प्रेजेंटेशन ऑफ जो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट एक्सप्लेनिंग स्किल। हमारी ऑलमोस्ट जो स्किल्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारी एक स्किल बची है इलस्ट्रेशन की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। We completed our 3 skills, that is stimulation, various, questioning and explaining। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी इलस्ट्रेशन स्किल बची है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।